Okay, so good morning, students. And now in this video, we will continue our chapter that is going on in our class. That is chapter number 6, manufacturing industries. Okay, and please check out page number 71. Please check out page number 71 in your textbooks, left side. ठीक है जी, हम वो we shall start our next topic बेटा, that is the mineral based industries. In the previous video we had discussed about the jute textile industries and also we have discussed about the sugar industry. ठीक है, हमने आपको याद होगा पिछली वीडियो जो हमने कल की है उसमें we have discussed about the sugar industry and we have also discussed about why sugar industry is more and more concentrated in the states of Uttar Pradesh and Bihar, and now why it is more and more getting shifted in the states like Maharashtra and the south in Tamil Nadu. Also we discussed about the challenges being faced by the sugar industry. ठीक है, ये सारा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. In today's video we shall continue our video of this chapter manufacturing industries and our today's topic is बेटा the mineral based industries. ठीक है जी, our today's topic is mineral based industries. ठीक है जी, this is our today's topic, mineral based industries. Now प्लीज़ राइट द क्वेश्चन. वैसे ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है लेकिन फिर से अब मैं लिखवा रहा हूँ. प्लीज़ राइट द क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? फॉर 1 मार्क्स. अंडरलाइन आंसर. The industries that use the minerals and metals as the raw materials are called mineral based industries. For example iron and steel industry. ठीक है. नेक्स्ट कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मतलब कि जो इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट, ठीक है, ये आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ, हमने पहले भी बात की हुई इसके बारे में. वी आर जस्ट रिपीटिंग दिस टॉपिक. द इंडस्ट्रीज दैट रिसीव देयर रॉ मटेरियल, द इंडस्ट्रीज दैट रिसीव देयर रॉ मटेरियल from minerals or metals are called mineral based industries. ठीक है, ये आपको आता है ये पहले भी सभी को. are called mineral based industries. ठीक है, एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं जो मिनरल्स वाली होती है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, ठीक है, और कौन सा लिखोगे आप, एक्सेट्रा लिखो. माइका भी लिखना, माइका इंडस्ट्री, माइका बहुत सारे मिनरल्स हैं. ठीक है, तो एनी 3-4 मिनरल्स. ठीक है, चलो. तो दिस इज द brief discussion about the mineral based industries for 1 marks. Now beta in this mineral based industries topic, the first of all we shall discuss about the most important mineral based industry that is also known as the backbone of the mineral based industries, या the basic industry, that is your iron and steel industry. ठीक है जी. अब हम इस नेक्स्ट टॉपिक में जब हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से. ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री, या वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. क्योंकि देखो ना, आयरन एंड स्टील होगा तभी तो बाकी सारी चीज़ें भी बनेगी. अगर हर चीज़ के लिए आयरन यूज़ होता है, इवन यहाँ तक कि आपने अगर मान लो कपड़ा बनाने की कॉटन क्लॉथ फैक्ट्री भी लगाई है, तो कॉटन क्लॉथ फैक्ट्री के अंदर भी जो मशीनें लगी हुई हैं आपकी, वो तो आयरन और स्टील से बनी है ना. तो आयरन एंड स्टील इज़ द बेसिक इंडस्ट्री. इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं बन सकती. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. ठीक है, लिख लो क्वेश्चन अगर लिखना है तो. पहले भी शायद लिखा था ये, दोबारा अगर लिखना लिख लो. which industry is known as the basic industry? Which industry is known as the basic industry and why? ऐसे लिख लो. Which industry is known as the basic industry and why? For 1 marks or 3 marks. ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, रीज़न आपने खुद लिखना है. बता दिया मैंने, डिस्कस कर लिया हमने, बताना आपने खुद है, प्रॉपर एक्सप्लेन खुद करना है. ठीक है, चलो
ओके चलो नेक्स्ट है बेटा ये, ठीक है, दिस वाज योर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नाउ वी शैल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलो हाँ जी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो बेटा, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक, अंडरलाइन प्लीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री and since all the other industries heavy medium and light depend on it for their machinery, ठीक है ना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। दैट्स व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री। इसके बिना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बिना कोई और इंडस्ट्री जो है वो काम नहीं कर सकती। This is the most important and basic industry in the whole world, iron and steel industry, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहे तो बेसिक इंडस्ट्री, बिकॉज क्यों बेसिक इंडस्ट्री है ये हमने पढ़ ही लिया, ठीक है ना। बिकॉज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज require iron and steel for their machinery and working, ठीक है ना। that's why it is known as the basic industry. That is why it is known as the basic industry or the base industry of all other industries, ठीक है ना। इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री या बेस इंडस्ट्री कहा जाता है, सारी की सारी इंडस्ट्रीज, बोथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नाउ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। देखो बेटा ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टील जो है ना, ये शायद पहले भी डिस्कस किया था हमने, दोबारा से सुन लो। स्टील जो है ये इट इज़ नॉट फाउंड इन द प्लेट्यूज। आपको याद होगा मिनरल्स वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि आयरन जो है ना, आयरन तो हमें ज़मीन में से मिलता है, मतलब कि हम ज़मीन में से आयरन और निकालते हैं, फिर उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट स्टील को ज़मीन में से नहीं निकाला जाता, स्टील सीधे नेचर में से नहीं मिलता। आपको याद होगा मिनरल्स वाले चैप्टर में, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि स्टील एंड एल्यूमिनियम, इन दोनों, स्टील और एल्यूमिनियम को हमें खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। ये स्टील और एल्यूमिनियम खुद ब खुद ज़मीन में से नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। वी हैव टू मेक देम, वी हैव टू प्रोड्यूस देम। हम लोग आयरन और में से पहले आयरन निकालते हैं और आयरन के अंदर कुछ और मिनरल्स ऐड करके, ठीक है, कुछ और मिनरल्स ऐड करके फिर जाके उससे हम स्टील की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, उसमें वो भी आयरन में हम लोग पहले यूज़ करते हैं, आयरन निकालते हैं, फिर आयरन में कुछ और एलिमेंट्स डाल के फिर उससे हम लोग एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टील एंड एल्यूमिनियम आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट आर नॉट फाउंड इन द नेचर। वी हैव टू प्रोड्यूस देम अवरसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ आयरन एंड सम अदर एलिमेंट्स, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लेकिन खुद ब खुद कहीं आप ज़मीन में खोदने पड़ोगे, मैं स्टील ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टील नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको बनाना पड़ता है। नेचर में सिर्फ आयरन एग्जिस्ट करता है, ज़मीन में से सिर्फ आयरन और निकलता है, और आयरन और में से आयरन निकलता है। इसके अंदर, इस आयरन के अंदर आप कुछ और एलिमेंट्स तीन चार तरह के ऐड करते हो, तब जाके उससे स्टील की फॉर्मेशन होती है। सेम यही चीज़ एल्यूमिनियम पर भी लागू होती है, उसमें भी आप आयरन में कुछ और एलिमेंट्स ऐड करते हो तब एल्यूमिनियम बनता है। समझ लगी बात। तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट्स जो है, दीज आर द बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स। अच्छा, अब देखो बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो गया था, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मेक द स्टेटमेंट प्लीज, राइट द स्टेटमेंट क्वेश्चन। ये जो लाइन है ना, इसको स्टेटमेंट क्वेश्चन बना लो। इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, please make the statement. Production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development. Explain the statement in detail. Very important question for 5 marks for board exams. Please make the statement.
कहते कि ना किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री की जो वो है प्रोग्रेस है, उसको देखने के लिए हम हमेशा देखते हैं कि वो कंट्री स्टील का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा करता है या कितना कम करता है। अगर वो कोई ऐसा कंट्री है जो स्टील की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है तो हम कहेंगे ये बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है। और अगर कोई कंट्री ऐसा है जो स्टील की प्रोडक्शन या तो बिल्कुल ही नहीं करता या फिर बहुत कम करता है तो हम हमेशा कहेंगे कि ये कंट्री में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ये कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है हमेशा। अब ऐसा क्यों? स्टील जो है ये किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलो बेटा ये मैं रब कर रहा हूँ, हम अब इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। चलो आई एम रबिंग दिस नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, देखो कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्टील is often regarded as the index of countries development, regarded as the index of the countries development, of the countries development। ठीक है। अब कहते हैं ऐसा क्यों? अगर हमारा कंट्री ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो हमारा कंट्री ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं है, अगर हमारा कंट्री ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन कर रहा है तो हमारा कंट्री ज़्यादा प्रॉस्परस है। अभी स्टील का इस सब से क्या लेना देना, ठीक है ना, स्टील का इस सब से क्या लेना देना। देखो बेटा, जो स्टील है ना ये अपने आप में किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ चाइना का। चाइना में क्या है, चाइना में ना जितनी टुडे चाइना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील ऑल्सो। चाइना में इतना ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता है कि चाइना खुद भी काफ़ी ज़्यादा स्टील को यूज़ कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। तो जिससे क्या होता है, जिससे क्या हुआ कि चाइना में ना काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगती गई और जिससे क्या हुआ चाइना में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आती गई। तो देखो आगे, iron and steel is a heavy industry because, underline please, iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation of costs. Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो बेटा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ स्टील इज फॉर्म्ड, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखना हो तो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि स्टील जो है ये ना ये सीधे एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हमें खुद बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ अंडरलाइन देखो हम लोग कैसे स्टील को बनाते हैं, इसका नेक्स्ट इस टॉपिक को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लो, स्टील बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा। सबसे पहले नंबर 1 हमें क्या चाहिए होता है, पहले आयरन और, नेक्स्ट कोकिंग कोल और उसके बाद लाइमस्टोन। इनको टिक कर लो, आयरन और, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। अच्छा, अब ये कितने रेशो में चाहिए, ठीक है, 4:2:1। इतने रेशो में हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, आयरन और, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। इन सब के कॉम्बिनेशन से, इन 3 चीज़ों के, मतलब आयरन और खुद नहीं हमने मिला देना, आयरन और में से हम आयरन पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, आयरन और में से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस आयरन को प्लस कुकिंग कोल और लाइमस्टोन इन सब को मिलाकर हम लोग जो बनाएंगे वो आपका क्या बनेगा, आपका स्टील। इन सब के कॉम्बिनेशन 4:2:1 में हम लोग स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तब जाके स्टील बनता है। उसके अलावा देखो, सम क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। तो इन सब के अलावा साथ में हमें मैंगनीज भी चाहिए। मैंगनीज is also required in a smaller quantity, लिख लो स्मॉलर क्वांटिटी, चलो लिख लो। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन लिखो पहले 1 मार्क्स के लिए, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। जरा पहले ये इसका लिख लो, नेम द मिनरल्स that are required in the formation of steel। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे आयरन प्लस कोकिंग कोल प्लस लाइमस्टोन, ठीक है, फुल स्टॉप, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंगनीज टू हार्डन द स्टील, ठीक है, ये टिक कर लो। अच्छा, अब देखो बेटा, हाँ ये ठीक है, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। देखो
इसका आंसर ना डायरेक्टली आपकी बुक में नहीं है इस क्वेश्चन का, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली। इसका आंसर आपके बुक में नहीं है, हम खुद डिस्कस करते हैं इसको। देखो कहते हैं स्टील की जो प्रोडक्शन है ना वो किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को हमेशा रिप्रेजेंट करती है। जब भी जैसे जैसे कोई कंट्री प्रोग्रेस करता जाता है ना, तो वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ज़्यादा ग्रो करता है तो सबसे ज़्यादा फोकस उस देश की गवर्नमेंट का हमेशा होता है कि हम लोग स्टील का मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्टील का मैन्युफैक्चर क्यों? क्योंकि ये आयरन की तरह ही बेसिक इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील आर द बेसिक इंडस्ट्री। तो जितना ज़्यादा स्टील हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कंट्री की बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना हर काम के लिए स्टील चाहिए। आपने सड़कें बनानी है, आपको आयरन एंड स्टील चाहिए। आपने रेलवे लाइंस बनानी है, आपको आयरन एंड स्टील चाहिए। आपने एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हवाई जहाज़ बनाने हैं, आपने रॉकेट्स बनाने हैं, हर काम के लिए आपको आयरन और स्टील चाहिए ही चाहिए। कुछ भी बनाना, यहाँ तक कि आपने छोटी सी सुई का जो बनानी, नीडल बनानी, उसके लिए भी आयरन एंड स्टील चाहिए, ठीक है ना। उसके आपने सपोज वो बनानी है, ट्रेन बनानी है, बसेस बनानी है, कार्स, बाइक्स, कुछ भी बनाना है, आपको आयरन एंड स्टील की जरूरत है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। और जिस कंट्री में स्टील की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, उस कंट्री को हमेशा हम लोग मानते हैं कि इस कंट्री का ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कंट्री स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है। और अगर कोई कंट्री स्टील का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो दैट मीन्स उस कंट्री में 100% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत डेवलप कर चुका होगा, मतलब कि उस कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर बहुत डेवलप कर चुका होगा, तभी ऐसा होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया चाइना का। चाइना में ऐसे ही है। चाइना में क्या है कि चाइना में ना स्टील की प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि चाइना 3 मामलों में नंबर 1 है। 3 मामलों में नंबर 1 है। 3 मामले कौन से? पहला, प्रोडक्शन ऑफ स्टील। चाइना इज नंबर 1 इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन द होल वर्ल्ड। नंबर टू क्या है? कंजम्पशन ऑफ स्टील। चाइना दुनिया में स्टील को यूटिलाइज करने के मामले में, अपने देश के अंदर यूज़ करने के मामले में भी नंबर 1 पे। और नंबर 3 तीसरा क्या है? द एक्सपोर्ट ऑफ स्टील। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील का एक्सपोर्ट भी करता है। तो मतलब कि ये तीनों चीज़ें चाइना में बहुत ज़्यादा है स्टील के केस में। जहाँ तक स्टील का केस है या आयरन एंड स्टील का केस है, चाइना इन तीनों चीज़ों में नंबर 1। इन तीनों चीज़ों में प्रोडक्शन, नंबर 2 कंजम्पशन और नंबर 3 एक्सपोर्ट। चाइना इन तीनों चीज़ों में नंबर 1, इन तीनों चीज़ों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी चाइना में करता है स्टील का, कंजप्शन भी अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी इस चीज़ मतलब कि स्टील का करते हैं। और इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद भी उनके पास इतना ढेर सारा स्टील बच जाता है कि जब वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसमें भी नंबर 1 है वो। तो सोचो चाइना कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करता होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया से, चाइना को कंपेयर करूँ इंडिया से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील। आई थिंक इंडिया 3rd रैंक पर आता है। इंडिया इज़ ऑन द, पहले 4th रैंक पे था, अब रिसेंटली इंडिया इज़ ऑन द 3rd रैंक इन द होल। इंडिया दुनिया में 3रे नंबर पर है सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन के केस मामले में, ठीक है। स्टील प्रोडक्शन मामले में इंडिया इज़ नंबर 3। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया भले ही स्टील प्रोडक्शन के केस में नंबर 3 पर है और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील, बट इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टील। हम लोग प्रोडक्शन और कंजम्पशन स्टील की काफ़ी करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील एज वेल एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ स्टील। कंज्यूम भी करते हैं हम लोग, पर वी आर नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टील। हम लोग स्टील का इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, मतलब करते हैं एक्सपोर्ट, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करते हैं एक्सपोर्ट, पर वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग टॉप 5 में या टॉप 10 में आ सकें। टॉप 10 में शायद फिर भी आ भी जाए, टॉप 5 में तो बिल्कुल भी नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो दैट्स वाई रीज़न क्या है कि हम लोग उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते जितनी चाइना करता है, कि हमारी इतनी बड़ी मतलब कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पूरे की जितनी स्टील की रिक्वायरमेंट है सारी की सारी पूरी करने के बाद, सारी की सारी कंज्यूम करने के बाद हमारे पास इतना ढेर सारा स्टील बच जाए कि जब हम उसको एक्सपोर्ट करें तो उसमें भी हम लोग नंबर 1 या नंबर 2 हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी प्रोडक्शन हमारी होती है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा हम लोग अपने देश में ही कंज्यूम कर लेते हैं। मान लो इंडिया ने सपोज करो 10 लाख मीट्रिक टन, या चलो 1 करोड़ मिलियन टन का, 1 करोड़ मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया। अब 1 करोड़ प्रोडक्शन में से मान लो इंडिया ने 80 लाख टन को अपने देश में यूज़ कर लिया, ठीक है। 1 करोड़ टन का प्रोडक्शन किया, 80 लाख टन अपने देश में यूज़ कर ले, तो बाकी कितना रह गया? सिर्फ 20 लाख टन। और वो 20 लाख टन इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया। चलो ठीक है, वी आर एन एक्सपोर्टिंग नेशन, पर उसके साथ हम लोग ना दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 में नहीं आ सकते।
क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना में मान लो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है कि वो प्रोडक्शन भी इतनी ज़्यादा करते हैं, फिर कंजप्शन भी इतनी ज़्यादा करते हैं, और फिर भी इतना ज़्यादा बच जाता है कि एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करते हैं। तो दैट्स वाई इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स, बट नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टील। ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है, किसी की कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, वो इन तीन स्टील से जुड़े हुए इन तीनों इंडेक्सेस पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितना ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन करता है, कितना ज़्यादा कंजम्पशन करता है और कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। जितना ज़्यादा ये तीन चीज़ें स्टील की जितनी ज़्यादा ये तीन चीज़ें आपकी कंट्री की होंगी ना, आपकी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और इसका मतलब आपके कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका मतलब कि आपके कंट्री में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रोडक्शन ऑफ स्टील जो है ये काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, और अगर आप प्रोडक्शन ऑफ स्टील काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो तो मतलब आपके कंट्री में डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, क्योंकि आपके कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। और जब आपके कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करेगा तो डेफिनेटली आपकी कंट्री में क्या होगा, आपकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, और जब ज़्यादा लोगों को पैसा आएगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी घटती जाएगी। तो डेफिनेटली कंट्री जो है वो डेवलपमेंट करता जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो दैट इज वाई इट इज एब्सोल्युटली राइट टू से दैट प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है ना। और चाइना इन तीनों केसेस में नंबर 1, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस। चलो नेक्स्ट। Remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumers। ठीक है ना। आपके कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ स्टील तो होना ही चाहिए अच्छा, लेकिन साथ साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे होने चाहिए। आपकी कंट्री में अच्छा रोडवेज नेटवर्क, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज नेटवर्क सारे अच्छे होने चाहिए, ताकि आप लोग जब प्रोडक्शन करो तो उसकी ये ट्रांसपोर्टेशन करके खुद भी कंजप्शन अच्छी तरह कर सको और एक्सपोर्ट भी कर सको। तो दैट मीन्स आपकी कंट्री में प्रोडक्शन के साथ साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आपकी कंट्री में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब इसमें भी देखो, इसमें भी चाइना बहुत आगे है। उनके हर कंट्री में हर जगह पे सड़कें, हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज सब कुछ काफ़ी डेवलप्ड है। तो दैट मीन्स वो अपने कंट्री में प्रोडक्शन भी अच्छी कर सकते हैं, अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करके देश के अंदर जगह जगह पहुँचा भी सकते हैं, जिससे कंजम्पशन भी काफ़ी अच्छी होगी, और फिर फॉरेन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी कंट्री में ये चीज़ का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन का फ़ायदा मिल पाए। क्लियर। चलो नेक्स्ट। टुडे देखो लिखा है, टुडे विद 32.8 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स 9th अमंग द वर्ल्ड। अब 9th नहीं इंडिया करंटली 3rd नंबर पर आ चुका है। ये थोड़ा पुराना डाटा है, आपकी बुक में हो सकता है अलग डाटा दिया हो। इंडिया इज टुडे एट थर्ड पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ठीक है। तो हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया है इसमें, पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है हमें। In spite of large quantity of sponge iron, in spite large quantity of production of steel, per capita consumption of steel in India is very low. That is only 49 kg। ठीक है ना। कहते हैं आज के टाइम में हम लोग प्रोडक्शन तो अच्छी कर रहे हैं, पर आज भी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील जो है वो बहुत कम है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टील का यूजेज नहीं होता। हर आदमी बहुत कम स्टील यूज़ करता है। अगर पूरे 132 करोड़ की पॉपुलेशन देखें देश की, तो हर आदमी बहुत कम स्टील यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। इन सब कंट्रीज़ के मुकाबले हमारी काफ़ी कम पर कैपिटा यूजेज है ऑफ स्टील। तो इसकी वजह से इंडिया में जो पर कैपिटा स्टील यूजेज है वो कम है। इसीलिए क्या है कि इंडिया का हम लोग प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स को इतना हाई नहीं रखते, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ स्टील तो ज़्यादा है, लेकिन यूजेज ऑफ स्टील, कंजम्पशन ऑफ स्टील और एक्सपोर्ट ऑफ स्टील उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। ठीक है, आगे बेटा मैप वर्क है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ये आप लोग टिक कर लो। मैप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मैप वर्क पर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे मैप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अंडरलाइन द क्वेश्चन प्लीज। Why is the per capita consumption of steel so low in India? Please underline the question for 3 marks or 5 marks. Why is the per capita consumption of steel so low in India? कहते हैं इंडिया में स्टील की कंजम्पशन जो है ना वो इतनी कम क्यों है, कंजम्पशन कम क्यों है, मतलब ये क्यों कम है, ये तो ज़्यादा है, ये कम क्यों है और ये भी कम क्यों है। देखो हम डिस्कस कर रहे थे, इसको लिखना आपने खुद है। ठीक है। आई एम रबिंग दिस नाउ।
देखो इसका क्या टॉपिक बनेगा, रीजंस फॉर द लोअर कंजम्पशन ऑफ स्टील इन इंडिया। कहते हैं इंडिया में स्टील की कंजम्पशन के कम होने के रीजंस क्या हैं। कई सारे रीजंस हैं वैसे तो, पर इंपॉर्टेंट रीजंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो फॉर लोअर कंजम्पशन ऑफ स्टील, सबसे पहला रीजन लैक ऑफ मीन्स बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा नहीं, लैक ऑफ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पहला रीजन तो ये आ जाएगा कि हमारे देश में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतने डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सामान को ट्रांसपोर्ट कर एक जगह दूसरी जगह जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचा पाते, जिससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जाती है, और जब स्टील मार्केट में पहुँचता है तो वो काफ़ी महंगा हो जाता है, जिससे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा क्वान्टिटी में स्टील खरीद ही नहीं पाते, उनके लिए महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से भी दिस इज ऑल्सो ए रीज़न दैट द कंजम्पशन ऑफ स्टील इज सो लो इन इंडिया। नंबर 2, very important reason, next one, lesser manufacturing facilities। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है। ठीक है, मैंने स्टील की प्रोडक्शन करने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ स्टील होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होनी चाहिए देश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन हो। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी उसके मुकाबले काफ़ी कम स्टील की प्रोडक्शन है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही बहुत कम है स्टील की। तो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया जब मैन्युफैक्चरिंग ही कम है, जब आप स्टील को प्रोड्यूस ही कम करते हो तो डेफिनेटली आपकी कंजम्पशन भी तो कम ही होगी। अगर आप चीज़ों को बनाई कम रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग की बहुत कम करते हो, तो फिर कंजम्पशन ज़्यादा कैसे होगी, वो भी तो कमी होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट कंजम्पशन ऑफ स्टील इज लो इन इंडिया। ठीक है, नंबर 3, again number 3 is very important, lower demand। हमारे देश में स्टील की ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, मतलब कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए क्या है कि डिमांड हमारे देश में जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा हम लोग स्टील बेचेंगे। लेकिन हमारे देश में काफ़ी सारे लोग तो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनके पास अपने घर ही है नहीं, ना उनके पास घर है, ना उनके लिए कोई मतलब कोई फैसिलिटीज़ है, ना उनके पास घर है, ना उनके पास मतलब कि कोई दूर दराज के एरियाज़ में रहते हैं जहाँ सड़कें भी नहीं है। तो सरकार भी ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देती, तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारे देश में ना स्टील की डिमांड भी काफ़ी कम है हमारी पॉपुलेशन के मुकाबले। कि अगर हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है तो उतनी डिमांड भी होनी चाहिए, लेकिन जब उतनी डिमांड ही नहीं है तो फिर बिकेगा कैसे। अब देखो डिमांड कैसे बढ़ती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बने आपके देश में, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बने, ऑफिसेज बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर बने। ठीक है, अब हमारे देश में बहुत सारे करोड़ों लोग 20, 25, 26, 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर ही नहीं है। ठीक है ना, जिनके पास अपना घर नहीं है, वो लोग आज भी सड़कों पर छोटे मोटे स्लम्स में रहते हैं। ठीक है, स्लम्स में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं। तो जब डिमांड ही इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो स्टील की, तो फिर जब डिमांड ही कम होगी तो फिर प्रोडक्शन भी ज़्यादा क्या करेगा कोई। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारे देश की पॉपुलेशन के मुकाबले डिमांड जो है ना वो बहुत कम है। जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी डिमांड नहीं है, उसके मुकाबले बहुत कम डिमांड है। तो जब डिमांड कम है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग भी कम है। ठीक है, ये एक रीज़न। नेक्स्ट नंबर 4 पता क्या आएगा बेटा, इसका आएगा इनएफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स। हमारे देश की जो
पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स हैं, यानी कि सरकारी कई कंपनियां हैं, वो उतना वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज से टक्कर ले सकें। जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सरकारी कंपनी, और भी कुछ कंपनीज हैं, लेकिन वो उतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो फॉरेन कंपनीज के साथ टक्कर ले सकें और उनके जितनी प्रोडक्शन कर सकें। तो इसीलिए हमारे देश में इनकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है ना, इनकी भी एफिशिएंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ये अपना काम सही तरह नहीं करेंगी, इनएफिशिएंट रहेंगी, तब तक हमारे देश में ना तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ना प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी और ना एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है दैट कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ लो इन इंडिया। ऑल्सो नंबर 5, हाँ नंबर 5 लिखो ना। Stiff competition from the cheap products, चलो ऐसे ही, from the cheap products by the countries like China। अब क्या है, हमारे देश में ना चाइना से काफ़ी सारा सामान आता है, तो वो चीप प्रोडक्ट्स बेचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे खुद के देश की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, और जब खुद ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते ना, तो वो कंजम्पशन पर भी इफेक्ट आता है। भले ही हम चाइना से खरीद लेते हैं सामान, लेकिन वो सामान खरीदने से ना हमारे जितनी भी चाइना की होती है वो तो हमारे देश में डंप हो जाएगा सारा का सारा सामान, लेकिन उससे हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होता है, क्योंकि वो इन कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाती, और जब कम्पीट नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली प्राइसेस जितनी मर्जी है लगाएगा, उतनी प्राइसेस भी हमें खरीदना ही पड़ता है, उतनी प्राइसेस भी हम लोग खरीद लेते हैं, और हमारी कंपनीज उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाती, तो जिससे होता क्या है कि कंजम्पशन भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती जितनी बढ़नी चाहिए। अगर हमारे खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, खुद की इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा सामान कम पैसों में बना पाएगी, तब जाके हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और कंजम्पशन भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम लोग दूसरों से इंपोर्ट कर करके एक सामान को खरीदते रहेंगे और अपने कंट्री में बेचते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, ना मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ेगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले हमें इन कंट्रीज़ का जो कॉम्पिटिशन मिल रहा है उससे कम्पीट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हमारा मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान जो हो वो अच्छा क्वालिटी का भी हो और सस्ता भी हो। तो उससे क्या होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ होगी, और जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी तो हमारे देश में लोगों के पास कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलो एक और पॉइंट लिख लो अगर इसका लिखना हो, लोअर पर कैपिटा इनकम, ये भी आ सकता है। ठीक है, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो जितनी पॉपुलेशन है हमारे उसके मुकाबले काफ़ी कम पर कैपिटा इनकम है, तो दैट इज़ द मेजर रीज़न दैट पीपल ऑफ इंडिया कांट अफोर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में स्टील खरीद ही नहीं सकते हमारे लोग, क्योंकि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम जो है काफ़ी कम है। तो जब आपकी इनकम ही कम है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टील खरीदोगे कैसे? तो ये भी एक रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन जो है हमारे देश में वो कम है स्टील की एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, लोअर पर कैपिटा इनकम। Clear? ये these were some of the reasons that why steel consumption is low in India. ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा एक क्वेश्चन और आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट साइड पर ऊपर सबसे ऊपर लिखा है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। क्वेश्चन लिख लो फॉर 1 मार्क्स। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। टर्म मत लिखो, सीधा लिख लो व्हाट इज मेंट बाय द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। What is meant by the integrated steel plant? Underline please. The integrated steel plant is large, handles everything in one complex from putting together raw materials to steel making, rolling and shaping. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज अंडरलाइन। देखो तो हमारी ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, दो तरह के स्टील प्लांट्स होते हैं। एक तो होते हैं मिनी स्टील प्लांट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। एक इसका मतलब एक और क्वेश्चन लिख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनी स्टील प्लांट्स एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स।
डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनी स्टील प्लांट्स एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। देखो डिफरेंस क्या है, इसके नाम से पता लग रहा है दीज आर स्मॉलर इन साइज। पहला तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, दीज आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है, पहला तो यही आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है। दीज आर लार्जर इन साइज, ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस ही है, लार्जर इन साइज, ठीक है। अच्छा, अब जो मेजर डिफरेंस है, देखो अब ये क्या है, मिनी स्टील प्लांट्स, इसमें ओनली प्रोडक्शन ऑफ स्टील टेक्स प्लेस। इसमें क्या है, सिर्फ स्टील की जो है ना वो प्रोडक्शन ही होती है बस, और कुछ नहीं होता। जबकि इसमें देखो आपकी जो भी आपने अंडरलाइन किया, इसमें सब कुछ होता है। इसमें क्या क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील एज वेल एज ये इसको बात है नहीं, इसमें प्रोडक्शन से पहले लिखो, सबसे पहले लिखो पुटिंग टुगेदर द रॉ मटेरियल्स। ये जो आपको पॉइंट लिखे सारे लिखो, पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल, पुटिंग टुगेदर द रॉ मटेरियल। नेक्स्ट टू स्टील, हाँ स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग, सब कुछ लिखो, ठीक है। प्रोडक्शन, उसके बाद एक प्रोडक्शन, नेक्स्ट रोलिंग एंड शेपिंग, everything takes place, and shaping, everything takes place, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टील ना सिर्फ स्टील की प्रोडक्शन हो रही है, बल्कि सब कुछ हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर आयरन ऑर भी आ रहा है, आयरन ऑर से एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन भी हो रहा है, फिर उससे स्टील की प्रोडक्शन भी हो रही है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के बाद जो स्टील जो है उससे उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। स्टील के प्रोडक्ट्स भी बनाए, जैसे मान लो आपने स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स बनानी, तो शीट्स बनाई भी जा रही है, प्रोडक्शन भी हो रही है, उनकी रोलिंग भी हो रही है, उनको अलग अलग शेप भी दी जा रही है। मतलब एक ही प्लांट के अंदर सारा काम हो रहा है। जबकि मिनी स्टील प्लांट में क्या है, सिर्फ स्टील की प्रोडक्शन हो रही है, मैं स्टील को प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने स्टील प्लांट में, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर मैं प्रोडक्शन तो कर ही रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ रोलिंग एंड शेपिंग ऑफ द स्टील भी कर रहा हूँ। स्टील को बनाने का काम भी हो रहा है। सबसे पहले तो आयरन और से अलग करके आयरन को अलग किया जा रहा है, फिर आयरन से स्टील बनाया भी जा रहा है, फिर स्टील की प्रोडक्शन भी हो रही है, उसकी मेकिंग भी हो रही है, उसकी जो शीट्स बनती हैं उसकी स्टील की, उनको रोलिंग भी किया जा रहा है, गोल किया भी जा रहा है, और उनको अलग अलग शेप्स भी दी जा रही है। मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टील इज टेकिंग प्लेस इन ओनली वन सिंगल प्लांट, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें जहाँ आपस में जुड़ी हुई है, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो जब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होगा तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा स्टील प्लांट होगा, जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पर हो रही हो। ये नहीं कि आप प्रोडक्शन के लिए कहीं जा रहे हो, ठीक है, फिर उसकी रोलिंग के लिए कहीं और जा रहे हो, उसकी शेपिंग के लिए कहीं और जा रहे हो, नहीं, आपको एक ही प्लांट के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दैट इज़ व्हाई दीज आर नोन एज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। ये चीज़ मिनी स्टील प्लांट्स में नहीं होती, ठीक है। नंबर थ्री में एग्जाम्पल दे सकते हो इसको। नंबर 3 एग्जाम्पल में क्या देंगे इसको, मिनी स्टील प्लांट में कोई भी छोटा मोटा एग्जाम्पल ले लो। कोई भी एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल में कुछ भी ले लो मिनी स्टील प्लांट में। आपको इसका प्रॉपर एग्जांपल भी नहीं याद आ रहा मुझे। एनी ऑफ द स्मॉल स्टील प्लांट इन स्मॉलर सिटीज, ठीक है। कोई भी छोटे शहरों के अंदर जो छोटे छोटे स्टील प्लांट लगे होते हैं, उनमें से कोई भी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो लिखो टाटा स्टील, ठीक है। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है टाटा स्टील, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टिस्को इज द 5th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे क्या एग्जांपल आएगा, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ठीक है, ये आपकी सरकारी कंपनी है। दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी, दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, दिस इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो टाटा स्टील यानी कि टिस्को और दूसरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दीज आर द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये भी बड़ी कंपनी है, ये भी बड़ी कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर की सरकारी कंपनी बड़ी कंपनी। दीज आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मिनी स्टील प्लांट्स एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। अब आप इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा, देखो ये भी पढ़ लो थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वाइल टिस्को दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मार्केट्स इज प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ इन द नेम ऑफ टाटा स्टील, ठीक है। तो ये क्या है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। ये टाटा स्टील की फैक्ट्री कहाँ पर है बेटा? जमशेदपुर। टाटा स्टील की या टिस्को की फैक्ट्री कहाँ पे है? जमशेदपुर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फैक्ट्री कहाँ पर है बेटा? भिलाई में, भिलाई इन छत्तीसगढ़, ठीक है। ये अलग जगह पर है, ये वैसे और भी कई इंडिया में और भी कई जगहों पर है इसकी फैक्ट्री, लेकिन ज़्यादा बड़ा प्लांट वहाँ पे है। इसका सबसे बड़ा प्लांट जमशेदपुर में, ठीक है। चलो, तो ये था आपका मतलब डिफरेंस बिटवीन मिनी स्टील प्लांट्स एंड द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। अब जो इसके आगे टॉपिक शुरू होगा ना, वो चाइना के बारे में है। चाइना और इंडिया का कंपैरिजन किया हुआ है। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। ये सारा चाइना और इंडिया का इसमें कंपैरिजन किया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में, कि कैसे चाइना जो कभी हमसे भी कम प्रोडक्शन करता था स्टील की, वो हमसे ना सिर्फ बहुत आगे निकल गया बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में पहुँच गया। कैसे चाइना ने जो काम करके दिखाया वो हम नहीं कर सके, ऐसा क्यों हुआ, ये सारा आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ठीक है। वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो, ठीक है। आज के वीडियो में हमने आपका शुरू किया हुआ मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल कंटिन्यू दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो बेटा। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के भेज देना, मैं उसी में रिप्लाई भी कर दूंगा। पर फिर भी अगर किसी ने मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजना है तो यू कैन सेंड योर डाउट्स, ठीक है। बट कोशिश किया करो कि अपने उसमें भेजा करो डाउट्स कमेंट सेक्शन में। उससे क्या होगा, बाकी बच्चों को भी डाउट्स और उनके आंसर्स जानने का मौका मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में भेजा करो अपने डाउट्स, ठीक है। तो दिस वॉज टुडेज वीडियोज़। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।